नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है और हमारे दूसरे चैनल धनंजय कुमार पे भी जो देख रहे हैं उनका स्वागत है। नमस्कार। संडे को हम 5 बजे शाम में आ जाते हैं ताकि आप लोग भी फ्री हो जाएं और हम भी चाहते हैं कि कम से कम एक शाम तो दोस्तों के साथ गुजारी जाए, बाकी हर शाम तो आपके साथ रहती है। तो हमारे दोस्त जो सिनेमा वाले हैं, जो टेलीविज़न सीरियल वाले हैं, जो पत्रकारिता वाले हैं, वो सारे दोस्त जो है इंतज़ार करते रहते हैं, मुंबई वाले। लंबे समय से हम लोग दोस्त हैं। पर हम लोग बैठ नहीं पाते मतलब आप अपने तरीके से समझ लीजिए। जो समझेंगे सही ही समझेंगे। तो लेकिन कल जो है संसद में जो बहस होनी है, कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और संसद के सत्र में क्या क्या चर्चा होगी। जो सरकारी पक्ष है वो तो कह रहे हैं कि हम संसद चलाना हमारा काम केवल केवल नहीं है, बल्कि संसद चलाना जो है वो विपक्ष का भी काम है। लेकिन जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं वो दोनों तरफ अब तक जो 11 साल का अनुभव है संसद चलाने का नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल के दौरान, उसमें ये देखा गया कि संसद में जो है संसद को जो माना गया कि दोनों पार्टियां जो पक्ष है और जो विपक्ष है दोनों मिल करके किसी भी विषय पर विमर्श करेंगे, बात करेंगे, सहमति बनाएंगे और अगर सहमति नहीं बन पाती है तो बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे, कानून बनाएंगे और सारी बात करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगातार कोशिश हुई कि किस तरह से विपक्ष को देश विरोधी, देशद्रोही साबित किया जाए और लगातार ये हुआ कि अगर आपको बहुमत मिल गया है इसका मतलब सरकार चलाने की और संसद चलाने की परमिशन आपको। और संसद के दोनों सदन के जो अध्यक्ष बने उन लोगों ने तमाम वो चीजें की जो नहीं की जानी चाहिए। अब महत्वपूर्ण ये दो चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। एक तो सुबह हमने बात भी की थी कि किस तरीके से आपको पता है कि जो पाकिस्तान में जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 आतंकी ठिकाने भारतीय सेना के जवानों ने नष्ट कर दिए थे, वो वापस जो है पाकिस्तान सरकार उसको खड़े करने में लग गई है। और बताया जाता है कि 100 करोड़ का बजट दिया है पाकिस्तान सरकार ने और उसको खड़ा करने में वापस जो है चीन से भी मदद मांगी है कि निर्माण में सहायता कीजिए। उसके अलावा देखिए दैनिक भास्कर में जो रिपोर्ट छपी है उसके आधार पर मैं बोलता हूँ, कहा कि सूत्रों के मुताबिक अब इन 9 आतंकी ठिकानों के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। इस फंड को बढ़ाने के लिए पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने खुद पहल की। पता चला है कि मुनीर ने पाक आर्मी वेलफेयर और आर्मी हाउसिंग स्कीम से फंड को डाइवर्ट करने के आदेश दिए हैं। ये राशि स्ट्राइक में मारे गए लोगों के परिवार वालों को दी जाने वाली सहायता राशि से अलग होगी। पाकिस्तान सरकार और आर्मी ने ऐसे 15 परिवारों को 10 करोड़ की सहायता राशि देने का ऐलान किया हुआ है जिनके लोग मारे गए स्ट्राइक। तो पाकिस्तान जो है कहीं छुपा नहीं रहा है अपने, न तो अपने आतंकी ठिकानों को छुपा रहा है, न अपने मकसद मंसूबे को छुपा रहा है। लेकिन हमारी सरकार हर चीज छुपा रही। क्यों छुपा रही? 5 लड़ाकू विमान मार गिराए गए, ये पाकिस्तानी मीडिया ने उसी समय कहा था, पाकिस्तानी सरकार ने कहा था, फिर विदेशी मीडिया ने कहा, फिर ट्रंप ने कहा, फिर घुमा फिरा फिरा करके हमारे जो सेना के अधिकारी हैं उन लोगों ने भी कहा। लेकिन आज तक सरकार ये कबूल नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह, किसी ने नहीं कहा कि यहाँ हमारे 5 लड़ाकू विमान मार गिराए गए और उसमें जो पायलट जो उड़ा रहे थे उन विमानों को वो कहाँ गए, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं। उनके परिवार वालों का भी कुछ नहीं आ रहा है। सोचिए कितना सेंसरशिप लगा रखा। मतलब उनके परिवार के लोगों को भी धमकाया गया होगा कि भैया खबरदार जो बोला तो। और आपको पता ही है कि जो कुंभ मेला हुआ था उसमें जो लोग मारे गए, बीबीसी की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई भी थी कि बीबीसी की रिपोर्ट ने कहा कि 87 लोग जिनके साक्ष्य हैं कि उनके परिवार के लोग मरे भगदड़ में। कुछ लोगों को पुलिस कैश पैसे देके गई कि चुप रहना, कुछ को कुछ नहीं मिला और 37 लोग आधिकारिक तौर पर सरकार ने कहा कि मरे। सरकार जो है उछल उछल करके बता रही थी कितने करोड़ आ गए, आज कितने करोड़ आए, कल कितने करोड़ आए। जिस सरकार के पास करोड़ की गिनती गिनने का तंत्र मंत्र जंत्र है, उस सरकार के पास लाशें गिनने का तंत्र नहीं कि कितने लोग मारे गए।
ये झूठी सरकार ये क्यों सच छुपाती? पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें क्या क्या किया कहा गया? मीडिया, गटर मीडिया ने तो बाकायदा जो है पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया था। बाद में फजीयत हुई तो विदेश मंत्रालय ने भी खंडन किया और कहा, मंत्रियों तक ने कहा कि मीडिया जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ गया। लेकिन गटर मीडिया को कुछ फर्क नहीं पड़ा, तनिक शर्म नहीं आई, क्योंकि सब बेच करके खा गए। मतलब एक पत्रकार ने कहा उसी गटर मीडिया का कि हम इसलिए गोदी मीडिया बने हैं कि हमारी जो चैनल हैं वो चलते हैं सरकार के विज्ञापन से। अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो हमारे विज्ञापन बंद कर दिए जाएंगे, हमारे चैनल बंद हो जाएंगे, हमारी सैलरी बंद हो जाएगी। अपनी सैलरी के लिए, अपने चैनल के लिए देश के साथ गद्दारी करने को तैयार है। सरकार को कौन गद्दार बोल सकता है? सरकार तो दुनिया में आज तक ऐसी सरकार आई नहीं इतनी देशभक्त सरकार। 100 साल से आरएसएस देशभक्ति में लगा हुआ है। अब लोग उन पर आरोप लगा देते हैं कि ये जासूसी करते थे अंग्रेजों की, भला नहीं क्या क्या करते थे, देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को 2 भाग में बटा इसकी इनकी वजह से, तमाम आरोप लगाते हैं। लेकिन ये आरएसएस के लोग कभी ये मानने को तैयार नहीं है कि देशभक्ति से इतर कोई काम करते। उनका मानना है कि उनका 2 ही मकसद है, एक देशभक्ति और दूसरा हिंदू धर्म। भारतवर्ष दुनिया में सबसे ऊपर हो, विश्व गुरु बने, और हिंदू धर्म दुनिया का सबसे बड़ा महान धर्म बने। और इसके लिए झूठ बोलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि महान बनने के लिए महान गुण अपने भीतर रखना होता है। और महान गुण जो है वो मानवीयता है, इंसानियत है, संवेदना है, जो इनमें है नहीं। तो दूसरा क्या है? दूसरा ये है झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जो सच बोले उसको मार करके नीचे दफना दो कि बोलना मत, गलती से सच ना आ जाए। संसद में 11 सालों से यही किया है। कल क्या करेंगे वो देखेंगे हम। लेकिन पाकिस्तान ने जो आतंकी ठिकाने फिर से चालू कर दिए, क्या इस पर सरकार कुछ बोलेगी? क्या सरकार इस बात पे बोलेगी कि एसआरआई जो चल रहा है, जो मताधिकार छीनने का प्रयास हो रहा है देश में, बिहार में जो हुआ है, और तो कहा जा रहा है कि पूरे देश में ये किया जाएगा, और जिस तरह से चुनाव आयोग नंगा हुआ है, जिस तरह से चुनाव आयोग के सरकार नंगी हुई, सबको पता है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो बिना सरकार नरेंद्र मोदी के इशारे के नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग की इतनी हैसियत रही नहीं कि वो अमित शाह या नरेंद्र मोदी के निर्देश के विपरीत जा सके। अब 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का भी होना है फैसला। सुप्रीम कोर्ट के इकबाल का भी जो है उस दिन फैसला होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुनेगी, और देश की जनता इस बात को जान चुकी है। बिहार की जनता तो जान ही रही है, वो तो भोग रही है, भुक्तभोगी है। लेकिन देश के लोग भी ये जान रहे हैं कि मताधिकार छीनने के लिए किस तरीके से चुनाव आयोग लगा हुआ है। दुनिया में खबरें जा रही। अब उसके बाद नया एक और जो है, हालांकि शशि थरूर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ? सीज फायर कराया। सीज फायर मकसद पाने से पहले ही 9 ठिकाने, 21 में से 9 ठिकाने नष्ट किए, 12 किसके लिए छोड़े? और फिर अचानक सीज फायर किस लिए किया? आपको तो एक के बदले 10 सर लाना था। जो सुरक्षा सलाहकार है वो झूठ बोलते हैं कि कहीं कोई हमारा कांच भी नहीं टूटा। राहुल गांधी कई जगह गए थे, जम्मू कश्मीर पूंछ इलाके में ढेर सारे घर पाकिस्तानी हमले में नष्ट हुए, कई सारे लोग मारे गए, और एकदम इतना झूठ कि कुछ हमारे यहाँ कांच नहीं टूटा। तो ये 5 जेट विमान कौन उड़ा दिया? इतना झूठ। अब शशि थरूर और ढेर सारे विपक्ष के नेता, टीम बनाई गई, आपको पता ही, हम लोग बहुत चर्चा की। हम खाली एक चर्चा करते रह रहे हैं, तो वो याद दिलाते रहे। वो गए थे लोग अलग अलग देश, अलग अलग देश जाके क्या किया? उपलब्धि के नाम पे घंटा। शशि थरूर ज्ञान दे रहे हैं, और शशि थरूर कह रहे हैं कि हमारे लिए पार्टी से ज्यादा जरूरी देश है। शशि थरूर जी, अगर देश आपके लिए जरूरी होता तो देश के जो भद पिटी है दुनिया में उस पर कुछ बात करते। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश का भट्ठा बिठाया है, दुनिया के तमाम देश, केवल अमेरिका ने हमें नीचा नहीं दिखाया, चीन, पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान, तमाम देशों ने हमें नीचा दिखाया।
और आपको वो दिखा नहीं कि किस तरह से देश की छवि खराब हुई, हिंदू मुसलमान के चलते दुनिया में देश की छवि खराब हुई, और जो सीज फायर हुआ उससे हमारे देश की छवि खराब हुई। आज हमारे पड़ोसियों से भी हमारे संबंध अच्छे नहीं। 28-27 देशों से पुरस्कार तो लेकर के आ गए नरेंद्र मोदी, लेकिन उनमें से कोई देश आज तक हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। और ये जो शशि थरूर है वो कह रहे हैं कि किसी भी नेता की पहली वफादारी देश के प्रति होनी चाहिए। तो क्या कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी और विपक्ष के जो नेता हैं, हम जो सवाल उठा रहे हैं, धनंजय कुमार, क्या हमारी वफादारी पे शक? क्या हम देश के साथ नहीं खड़े हैं? क्या झूठ बोलना देश के साथ खड़ा होना है? क्या देश के नागरिकों से सच छुपाना देश के साथ खड़ा होना है शशि थरूर साहब? लेकिन ज्ञान दे रहे हैं, चूंकि बहुत पढ़े लिखे आदमी यूएन में रहे हैं, वो ज्यादा समझते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं तो ज्यादा समझ, ऐसे भी इस देश में अंग्रेजी समझने बोलने वाले ज्यादा समझते हैं, जो आरएसएस में हैं, जो अंग्रेजी समझते हैं, जो संस्कृत जानते हैं, बहुत विद्वान लोग होते हैं। वो इतना ज्यादा समझते हैं कि बाकी लोग तुच्छ है उनके सामने। जैसे ब्राह्मणों ने अस्पृश्य बना दिया ढेर सारे लोगों को, ब्राह्मणों ने ढेर सारे लोगों को कहा बैकवर्ड है, वैसे ही ये नए ब्राह्मणवादी शशि थरूर जैसे लोग, और ये कह रहे हैं कि शनिवार यानी कल ये कोच्चि में एक प्रोग्राम आयोजित हुआ था, वहां शांति सद्भाव और राष्ट्रीय विकास। देखिए कितने बड़े बड़े शब्द हैं, शांति सद्भाव और राष्ट्रीय विकास। नरेंद्र मोदी का इसमें से किससे संबंध है? लेकिन जो कहा शशि थरूर जी ने, कहा कि पार्टियां सिर्फ एक रास्ता है, देश को बेहतर बनाने का जरिया है। अगर देश ही नहीं बचेगा तो पार्टियों का क्या मतलब? तो भाजपा में शामिल हो जाइए। आरएसएस और बीजेपी तो कहते ही है कि देशभक्ति का मतलब भाजपा को वोट देना है, नरेंद्र मोदी को वोट देना है। तो कांग्रेस में क्यों बैठे हो? कांग्रेस छोड़ो और जाओ नरेंद्र मोदी के तलवे चाटो, वहीं स्वर्ग बैठा हुआ। जिसे है ना कि माँ के पैर के नीचे जमीन जो है वो स्वर्ग है, तो मोदी जी के नीचे जो जमीन है वो स्वर्ग है, लेट जाओ वहां। भाजपा क्या कर रहे हैं कांग्रेस में आप? और ये कह रहे हैं कि इसलिए जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तब सभी देशों को दलों को मिलकर काम करना चाहिए। जब हम कहते हैं कि देश के लिए दूसरे दलों से मिलकर काम करना चाहिए, तो कुछ लोग इसे पार्टी से गद्दारी समझ, पार्टी से गद्दारी ही समझा जाएगा, क्योंकि पार्टी गद्दार नहीं है। पार्टी अगर गद्दार होती तो आप वो बात करते, लेकिन पार्टी भी जो है खड़ी है देश के साथ। लेकिन देश, क्या देश के साथ आप हैं या आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं? क्या नरेंद्र मोदी देश? ये सारे सवाल हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। राजनीति में मुकाबला चलता रहता है, लेकिन मुश्किल वक्त में सभी को एकजुट होना चाहिए। सारे मुश्किल वक्त में जो है विपक्ष एकजुट थे। लेकिन क्या झूठ बोलना देशभक्ति है? क्या पाखंड करना देशभक्ति है? कल इन सब चीजों पर बहस होगी। हालांकि भाजपा ने भी तैयारी कर रखी है। हमने कल बताया था रात में, रॉबर्ट वाड्रा को घेर दिया गया, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है ईडी के द्वारा। भूपेश बघेल के बेटे को अरेस्ट किया गया और वो भ्रष्टाचार पे बहस करेंगे, बताएंगे कि गांधी परिवार कितना भ्रष्ट है। लेकिन वो भूल जाएंगे कि ईडी के बहाने जितने लोगों पर छापे पड़े, धमकाया गया, उनमें से ज्यादातर लोग भाजपा में शामिल हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तमाम पदों को सुशोभित कर रहे हैं। और वो सारे केस, लगभग केस बंद कर दिए गए। जो भाजपा में आया उसका केस बंद, वो भ्रष्टाचार विहीन हो गया। इससे गंगा में एक बार डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जेलों को खाली करा दो, सबको डुबकी लगवा दो, क्या कहा जाए। खैर, हमारे साथ फिलहाल दो वरिष्ठ साथी हैं। हमारे साथ हैं सुनील जी। सुनील जी नमस्कार, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं, इलाहाबाद में है। आज देखिए कपड़ा भी उन्होंने पहना हुआ है इलाहाबाद वाला, गेरुआ। और हमारे साथ प्रफुल्ल भाई हैं। प्रफुल्ल भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। आप बंगाल में हैं, कोलकाता में हैं। और हमारे साथ एक और साथी जुड़ेंगे। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं नंबर के तौर पर स्क्रीन पर और जो कमेंट बॉक्स में है, आप सबको भी नमस्कार, आप सबका स्वागत। सुनील जी सबसे पहले आप ही के पास आते हैं। ये जो संसद कल चलने वाली है और जो शशि थरूर कह रहे हैं, शशि थरूर कह रहे हैं कि ये वक्त वो है जब पार्टी के साथ वफादारी निभाने के बजाय देश के साथ वफादारी निभाई जाए। अगर आप पार्टी के साथ नहीं है, इसका मतलब गद्दार हैं। ये जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। शशि थरूर सबको देशद्रोही बता रहे हैं। एक इसका एक ये है कि देश के प्रति
गद्दारी कर रहे हैं विपक्ष के लोग कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद अंजय जी। मैं शशि थरूर जी की इस बात से सहमत हूं कि देश प्रथम है। हम और आप जो बात कर रहे हैं वह देश प्रथम है, इसी एजेंडे के तहत तो कर रहे हैं कि जो शशि थरूर साहब कह रहे हैं, जो डिसाइड कर देंगे वही देश प्रथम होने का एजेंडा है। अगर आज देश के लोकतंत्र के ऊपर खतरा है तो क्या शशि थरूर साहब की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस विषय पे बोलें? अगर नागरिक अधिकार छीने जा रहे हैं तो क्या शशि थरूर साहब की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस विषय पे बोलें? अगर देश की सुरक्षा अस्मिता के साथ समझौते किए जा रहे हैं तो क्या यह शशि थरूर साहब की परिभाषा में नहीं आता कि देश प्रथम है? वो तो खुद ही पार्टी को प्रथम माने हुए हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के की जो गतिविधियां हैं उनका आप समर्थन करने के लिए तैयार हैं, फिर देश प्रथम कैसे हो गया? सरकार का समर्थन, देश का समर्थन कहां से हो गया? ये परिभाषा शशि थरूर साहब जैसा विद्वान कहां से गढ़ रहा है और इसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक है, कोई इस देश का प्रत्येक नागरिक इस बात को कहता है कि देश प्रथम है, इसीलिए वो उन विषयों के खिलाफ वो खड़ा होता है जो देश हित में नहीं है। क्या जो कुछ भी बिहार में हो रहा है वो देश प्रथम होने के नारे के अंतर्गत आता है? लोगों के मताधिकार विभिन्न वजहों से छीन लिए जाएं, यह देश प्रथम होने के अंतर्गत आता है? देश के जो आर्थिक आज़ादी है उसके साथ समझौते करने की कोशिश की जाए और उसके खिलाफ बोला न जाए, यह देश प्रथम होने के श्रेणी में आता है? दूसरी चीज, आप विपक्ष के नेता हैं, विपक्षी पार्टी के नेता हैं, तो क्या देश प्रथम है इसमें विपक्ष के नेता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए नजर आना, यह देश प्रथम है के अंतर्गत नहीं आता? आप अपने अनुसार परिभाषा गढ़ेंगे, आप तो जो बात कर रहे हैं उसी के खिलाफ आप खड़े हो रहे हैं। अगर विपक्ष की पार्टी के नेता के होने के नाते अगर सरकार की विफलताओं की आप आलोचना नहीं करते तो आप देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, फिर तो सत्तारूढ़ दल में होना चाहिए। सत्तारूढ़ दल के लोग भी तो इसी दल में इसी देश में काम कर रहे हैं, आप उस पार्टी में जाइए। कौन रोक रहा है आपको? कौन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना देशद्रोह है? आज जो सरकार की गतिविधियां उस पर सवाल पैदा किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उसके खिलाफ सवाल आप कीजिए, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस देश में शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगर केरल राज्य के का जो अंशदान मिलना चाहिए उसको जीएसटी का अगर वो नहीं मिल रहा है, अगर केरल के साथ अगर किसी तरह का भेदभाव हो रहा है केंद्र सरकार के द्वारा और आप चुप है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वहां की सरकार कह रही है, अगर तमिलनाडु की सरकार कह रही है, अगर पश्चिम बंगाल की सरकार कह रही है, अगर कर्नाटक की सरकार कह रही है, केरल की सरकार तो बकायदे धरना दिया था उसने जंतर मंतर पर आकर के कि जो मेरा वित्त आयोग के अनुसार जो मुझे धन मिलना चाहिए, विरांश मिलना चाहिए, वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो क्या जो लोग यह बात कर रहे थे जंतर मंतर पे आकर के, जो मुख्यमंत्री जी वहां आकर के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, वो देश हित में नहीं है। देश हित क्या है? भारतीय जनता पार्टी के का जो राग है, चारण राग, उसको गाते रहना ही राष्ट्रहित है। राष्ट्रहित की परिभाषा तो थरूर साहब तय नहीं करेंगे। राष्ट्रहित की परिभाषा सार्वभौमिक है। हमेशा एक ही बात सत्य है कि जो देश हित में है वो है। क्या जिस तरीके से इस देश की विदेश नीति को संचालित किया जा रहा है, अगर थरूर साहब मानते हैं कि वह देश हित में है और विदेश नीतियों का संचालन ऐसे ही किया जाना चाहिए, उनको मुबारक हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनको उसमें कोई दोष, कोई कमी, किसी तरह का भारत के हितों के खिलाफ कोई कदम दिखाई पड़ रहा है और चुप है, तो देश हित नहीं हो सकता। वो ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है देश, जो कुछ भी सरकार कर रही है, सब कुछ देश हित में। सरकार का विरोध देश का विरोध कैसे हो गया? ये भी तो नई परिभाषा दे रहे हैं थरूर साहब। उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत विद्वान आदमी है, मैंने भी कुछ किताबें पढ़ी हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि सरकार की आलोचना देश की आलोचना है, ये तो भाई आप नई परिभाषा कर दी। आपके बारे में सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह के विद्वान हैं। सरकार की आलोचना, निरंतर आलोचना, यह देश हित में है। सरकार के साथ हमेशा खड़े रहना और विपक्ष के नेता के रूप में खड़े होना, यह देश हित में नहीं है। आप बिल्कुल आजाद हैं। आप अपनी जिस पार्टी में आज ये बात क्यों कही जा रही है, ये कोई नहीं कह रहा है कि जयशंकर जी क्या कह रहे हैं। वो विदेश मंत्री हैं, सरकार की भाषा बोल रहे हैं, हम आप उनकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन विदेश मंत्री के रूप में जो उनकी भूमिका है, वो कह सकते हैं कि विदेश हित में काम कर रहा है।
देश हित का मत, देश हित की परिभाषा बड़ी व्यापक है। मोदी जी के पक्ष में खड़ा हो जाना देश हित नहीं है, मोदी जी की आलोचना करने वालों के खिलाफ खड़ा हो जाना ये भी देश हित में नहीं। आप जिस पार्टी का देश हित में वो नहीं है कि जो जिम्मेदारी आपको इस देश के लोगों ने सौंपा है, त्रिवेंद्रपुरम के लोगों ने आपको सत्तारूढ़ दल के साथ खड़ा होने के लिए नहीं जिताया है, आपको कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जिताया है, और कांग्रेस को जनादेश विपक्ष में खड़े होने के लिए। विपक्ष की भूमिका अगर आप अदा करते हुए नजर नहीं आते तो आप देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, फिर आप अपना हित देख रहे हैं। आप सत्तारूढ़ दल के साथ आप सत्तारूढ़ की चाटुकारिता में आप लगे, और विपक्ष के नेता के रूप में सत्तारूढ़ दल की चाटुकारिता यह देश हित करता ही नहीं। क्या जो कुछ भी ये सरकार कर, या तो शशि थरूर साहब कहें कि जो कुछ भी इस देश में ये सरकार कर रही है सब कुछ देश हित में है। जो बिहार में लोगों के जो लोग मताधिकार को लेकर के चिंतित हैं, वो जो काम कर रही है वो भी देश हित में, हम मान लेंगे उनकी बात, उसे हम सहमत हो चाहे न सहमत हो। लेकिन आप एक कल के नेता थोड़े हैं, 4 बार के सांसद हैं, इस देश के मंत्री रह चुके हैं आप, एक विद्वान व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान होती है। आप सरकार के साथ खड़ा होना देश हित के साथ खड़ा होना नहीं होता। आप सरकार की आलोचना भी देश हित में है, और इसलिए आप जो परिभाषा कर रहे हैं आप अपने लिए, आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, कोई दिक्कत, किसको दिक्कत हो सकती है भाई, आप चले जाइए। ये देश हित में नहीं है कि आप विपक्षी दल में रहें और सरकार की तारीफ करते रहें, ये देश हित में नहीं है, ये व्यक्ति के हित में भी नहीं है, ये राजनीतिक नैतिकता और मर्यादाओं के हित में भी नहीं है। नई पीढ़ी को आप अच्छी बात नहीं सिखा रहे हैं। नई पीढ़ी के सामने का आपको आदर्श रखना होगा कि आप विपक्षी पार्टी में हैं और विपक्षी भूमिका अदा कर रहे हैं। सरकार विपक्ष की पार्टी में होकर के और पार्टी में बने रह करके भी पार्टी का एक अनुशासन भी तो होता है। मैं नहीं जानता कि मुझे कांग्रेस पार्टी के रीत कामकाज से मैं परिचित नहीं हूँ, मैं उसका सदस्य नहीं हूँ, लेकिन एक संगठन की, जिस किसी भी संगठन में आप हो, उस संगठन का एक अनुशासन तो होता ही है, और अगर आप उस संगठन के अनुशासन में नहीं है वो भी देश हित में नहीं है। आप अपनी सरकार, अपने संगठन के गतिविधियों के खिलाफ आप विद्रोह कर सकते हैं, कि नहीं ये तरीका ठीक नहीं है, हम नहीं रहेंगे, और आप अपने बदलाव लाइए, लेकिन आप पार्टी में ही बने रहेंगे, पार्टी के अनुशासन को भी आप नहीं मानेंगे, पार्टी लाइन पे विभिन्न विषयों पर आप आचरण भी नहीं करेंगे, उसके नीतियों कार्यक्रम के अनुसार वक्तव्य नहीं देंगे, और देश हित के बहाने सरकार के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, तो यह पाखंड है, ये ढकोसला है, ये राजनीतिक नैतिकता नहीं। ठीक है, ठीक है। प्रफुल्ल भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनय भाई भी। विनय भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। प्रफुल्ल भाई मैं पहले आपके पास आता हूँ, हमारे एक साथी और सवाल कर रहे हैं, कई लोग लिख रहे हैं, एक तो कह रहे हैं, फातिमा खान कह रही है कि सुनंदा पुष्कर केस का कोई तो क्लू जरूर, सबूत जरूर वर्तमान सरकार के पास है। फिर कुसुम कश्यप कह रही हैं कि 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड थरूर जी भूल गए। नहीं, 100 करोड़ नहीं, 50 करोड़ बोला था। और फिर जो है जैन साहब लिख रहे हैं कि थरूर को डराया होगा कि उनकी वाइफ का केस याद दिलाता है। कुसुम जी कह रही हैं कि ईमान बदलने वाले नेताओं का सच सिर्फ कुर्सी तक ही रहता है। और मोहम्मद आलम कह रहे हैं कि पीएम मोदी हैज नो अकाउंटेबिलिटी एट ऑल, ही हैज ऑल राइट्स टू टेल एली और डिस्ट्रॉय द कंट्री, नोटबंदी वाज हिज ब्लंडर टू डिस्ट्रॉय वन एंड ऑल सच अ ह्यूज रिस्क बट नो अकाउंटेबिलिटी। और फातिमा खान कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तथाकथित जेम्स बॉन्ड, इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं कि डोंट अंडरस्टैंड व्हाई कांग्रेस इज नॉट सैकिंग थरूर, सच बोल्ड डिसीजन विल क्लीन कांग्रेस ऑफ स्लीपर सेल्स। प्रफुल्ल भाई, ये तो सवाल बिल्कुल है कि भाई कांग्रेस पार्टी ये तो अब बगावत कर दी, उन्होंने तो कह दिया कि, हालांकि देश के नाम पर कह रहे हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं, इसका मतलब ये निकलता है कि कांग्रेस पार्टी देश के साथ नहीं है। एक तो ये निकलता है इससे, ये भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाता है। दूसरी ये भी दिख रहा है कि जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं संसद में, कल जब सीज फायर, ऑपरेशन सिंदूर आदि पर जब घेरने की बात आएगी, विपक्ष द्वारा जो तैयारी उनकी है, तो वो जो है सीधा सीधा जो है शशि थरूर को सामने कर देगी बीजेपी, जो किया जा रहा है,
और बीजेपी उसको ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे। देखो कांग्रेस का नेता ही ध्वस्त कर रहा है, तो अपने ही लोग आदमी के हाथ अपनों की हत्या करवाना एक तरह से। लेकिन कह रहे हैं कि वो देश के साथ, वो पार्टी विचारधारा से बहुत ऊपर उठ गए हैं, इतना ऊपर उठ गए हैं कि खाली उनको मोदी जी दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी 140 करोड़ लोग, जो सीज फायर जिन वजहों से हुआ, पाकिस्तान जो कह रहा है कि फिर से वो आतंकी ठिकाने खड़े कर दिए गए, जो 5 लड़ाकू विमान के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं, जो जेम्स बॉन्ड कह रहे हैं कि कोई कुछ कांच नहीं टूटा है, कुछ नहीं हुआ, वो सब जो इतना जो झूठ बताया जा रहा है, वो सब दिख नहीं रहा है। शशि थरूर को केवल मोदी दिख रहा है। क्या कहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ, नमस्कार सर हो गया। सभी को। मैं ये कह रहा था कि जो राजनीति में भाषा और उसका व्याकरण बहुत ही भिन्न होता है। अब जब संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान रिजिजू जी ने जब कहा कि संसद चलाने का दायित्व सबका है, यानी विपक्ष का भी, तो इसका जो मिरर अर्थ है, इसका जो वास्तविक अर्थ है वह यह है कि संसद को नहीं चलने देने की ताकत भी और इरादा भी हम में से हर किसी के पास है। यानी कि संसद को अगर नहीं चलाना है तो यह अधिकार सरकार का भी है कि वह संसद को न चलने दें, क्योंकि संसद को पर सवाल करना अगर विपक्ष का हक था, विपक्ष का अधिकार है, तो इसी के कारण तो संसद नहीं चल पाती है ना, कि विपक्ष सवाल खड़ा करता है और सरकार जिन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। अब सरकार कह रही है कि सवाल वही खड़ा करेगी कि आपने क्यों इस तरह का बयान दिया, आपने क्यों यह कहा, आप क्यों देश हित के विरुद्ध चले गए, तो वो संसद को रोकेंगे। देखिए, अंग्रेजी बहुत प्यारी भाषा है और अंग्रेजी के वो विद्वान हैं। आप जानते हैं कि डॉक्टर शब्द जो है हम लोग विद्वान लोगों को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ डॉक्टर धनंजय, इसका मतलब होगा कि आप अन्य लोगों से अधिक जानकार हैं, अधिक ज्ञानी हैं। लेकिन इसी को जब मैं डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ूंगा कि दिस इज अ डॉक्टर्ड डॉक्यूमेंट, तो उसका अर्थ क्या होगा? ये फर्जी डॉक्यूमेंट, सत्य को छिपाने वाला डॉक्यूमेंट। तो अब विनय भाई है तो विनय भाई का ध्यान कहीं और है, लेकिन वो बताएंगे कि डॉक्टर्ड डॉक्यूमेंट का अर्थ क्या है। सो ऑल दीज पीपुल्स आर नॉट डॉक्टरेट, हैव नॉट डन डॉक्टरेट, बट दे आर डॉक्टर्ड पीपुल। तो अब ये देशभक्ति की परिभाषा कर रहे हैं, ठीक ही कहा सुनील सर ने। अरे देशभक्ति की परिभाषा और आप गढ़ेंगे जो अपने स्वार्थ से तिलमिलाए हुए हैं। देशभक्ति की परिभाषा का आधार किसी के राजनीतिक या व्यक्तिगत हित से नहीं तय होता है। आप कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, आज आपको लग रहा है कि वह देश हित के विरुद्ध खड़ी है। देखिए, इसीलिए कहा था फांसीवादी जो है सो एक प्रवृत्ति है, ये लोगों के दिमाग में रहती है। आप जानते हैं कि फांसीवाद शब्द का इस्तेमाल मुसोलिनी ने किया था, बेनिटो मुसोलिनी ने, और उसका एक प्रसिद्ध उसकी मान्यता थी कि डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, ये सिद्धांत में बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, लेकिन व्यवहार में यह संभव नहीं है, इसका व्यवहार संभव नहीं है, यह व्यवहार में धोखा है। तो ऐसे लोग, जो लोग डेमोक्रेसी को व्यवहार में धोखा मानते हैं, वे फांसीवादी होते हैं। जो लोग देश हित को इस तरह से परिभाषित करते हैं, वे देश का हित नहीं समझते हैं। इनकी बातचीत में कंट्री और नेशन का फर्क भी मिट गया है, विद्वान है बहुत, कि देश हित में खड़ा होना और राष्ट्र हित में खड़ा होना क्या एक ही बात है। राष्ट्र बदलते रहते हैं, राष्ट्र की सीमा एक राजनीतिक इकाई है, देश एक दीर्घ काल से चली आ रही चीज होती है। ये बोल रहे हैं कि जो पार्टी के हित में नहीं खड़ा होंगे, तो क्या कांग्रेस पार्टी क्या देश हित में नहीं है?
ये सब जगलरी इनका है, और वो क्या उसको बोलते हैं कि विद्वानों का जो होता है एक भाषाई जंजाल, वो जंजाल है। ये यहाँ पर असुविधा महसूस कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तो कांग्रेस पार्टी के पास गए थे अपनी भूमिका समझने के लिए कि हमको भूमिका दी जाए, क्या भूमिका चाहते थे। अब इनकी न सिर्फ 4 बार के सांसद हैं, हमको लगता है कि इनकी उम्र भी तो मार्गदर्शक मंडल वाली हो ही गई होगी। 76-77 से कम करना होंगे शशि थरूर, अब चेक कर लीजिएगा। तो अब इस तरह की बातें ये कह रहे हैं। आने वाला संसद सत्र जो है वो काफी हंगामेदार होने वाला है, और इसमें क्या क्या होगा, देश हित में यह है कि प्रधानमंत्री जो है सो विपक्ष ये सब सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री उपस्थित ना हो, वे देशभक्त कहलाएंगे। सरकार बुला रही है सर्वदलीय बैठक आतंकवादी हमले पर विचार करने के लिए, उसके प्रतिकार के लिए, और प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हुए भी उसमें शामिल ना हो। प्रधानमंत्री विदेश से तो आ जाएं, लेकिन चले जाएं मधुबनी में, और वहां से अंग्रेजी में पाकिस्तान को समझाएं कि क्या होने वाला है। तो वो देश हित में है। एक सवाल मोदी जी से पूछ लेना तो पता चल जाएगा कि देश हित क्या है और इनका हित क्या कहाँ है। ये सब बात शशि थरूर जैसे, देखिए बहुत सारे, आपको मालूम है कि कांग्रेस में ऐसे भी नेता रहे हैं जो अध्यक्ष रहे हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, पता नहीं बमुश्किल हस्ताक्षर भी कर पाते थे कि नहीं कर पाते थे। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेने का हक विनय सर को है। तो तमिलनाडु के जो उनको केवल क्यों हक प्राप्त है, आपको भी ये हक है। नहीं नहीं, वो मेरे ज्ञानी आदमी, जो ज्ञानी लोग नाम लेते हैं ना, मैं तो सिर्फ शशि थरूर। अरे मैं अब ढेबर साहब को क्या कहूं, यूएन ढेबर थे ना, आप जानते ही होंगे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो यूएन ढेबर, लेकिन वो सारी बातों को एक दूसरे की आंख में पढ़ लेते थे, वर्णमाला नहीं पढ़ते थे। ही वॉज मास्टर ऑफ आई लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, उससे वो समझ जाते थे कि ये क्या डॉक्यूमेंट है और क्या लेकर आया है। आप पढ़िए और आपकी आंख और चेहरे को देख करके वो समझ जाएंगे क्या है, और जरूरत होगी तो उसको उस ढंग से उसका इलाज वो करते थे। तो ये देश सिर्फ पढ़े लिखों ने आजाद नहीं करवाया है। शशि थरूर साहब जो बहुत ज्ञानी होता है वो दरबार में नवरत्न हो जाता है अधिक से अधिक। वह न तो तब बादशाह हो पाता था, और न वो क्या उसको बोलते हैं, आज के समय में प्रधानमंत्री हो पाता है। हमारे प्रधानमंत्री का भी उदाहरण दिया जाएगा। इतने सारे ज्ञानी गुणी लोग बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के, जिनकी डिग्री भी जायज है। अगर डिग्री से ही प्रधानमंत्री हुआ होता और राजनीति चलती, तो बाबा साहब अम्बेडकर के पास उस समय की मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा डिग्री थी और सबसे बड़े विद्वान थे। है और किसी के पास उतनी डिग्री इकोनॉमिक्स हो का? अच्छा, आप उस पर बताएंगे। विनय सर हाथ दिखा रहे हैं, ये हाथ कांग्रेस का छाप है सर। मैं समझ गया कि आप कांग्रेस की तरफ से बोलेंगे, तो विनय सर बोलेंगे। वो हाथ दिखा रहे हैं, राहुल गांधी की तरह इसे कर रहे हैं, मतलब अभय दान दे रहे हैं सर। भाई मुझे बिल्कुल, हाँ। मैं विनय भाई आपके पास आता हूँ, लेकिन बरसाती लाल जी कह रहे हैं कि प्रफुल्ल जी आप उन्हें बूढ़ा बना दिए, वो तो भगवा दुल्हन के फिराक में और लियोनोरा फेनाटी कह रहे हैं कि ट्रू द बीजेपी भक्स वेयर डिफेंडिंग हिम, saying even if Congress kicks him out, he is still got for your years before he can leave the position. और हमारे एक साथी लिख रहे हैं, एक तो कह रहे हैं कि फहीम भाई कह रहे हैं कि सबने एक ही टाइम कर लिया 5 PM, आनंद वर्धन जी, डीवी लाइव, नजरिया, और आपने अब किसे लाइव देखें भाई मेरे, खाली संडे के लिए 5 बजे मैंने किया है। और आपको ये भी जानकारी होगा, रेगुलर देखते हैं आप, संडे को उन दोनों का कार्यक्रम नहीं आता। संडे को ना तो आनंद भाई प्रोग्राम करते हैं 5 PM के समय, और ना तो नजर और नजरिया आता है 5 बजे।
तो आप निश्चिंत हो जाइए, हम किसी से झगड़ा नहीं करते। हाँ, कुछ लोग टकरा जाते हैं तो हम भी टकरा जाते हैं, लेकिन आज सुरक्षित कर रहे हैं। आज कि वो आनंद भाई के चैनल जो है, जो द पब्लिक इंडिया है, वो आज प्रोग्राम नहीं आता है उनका 5 बजे, ठीक है ना। टीवी लाइव का ही नहीं आता, और टीवी लाइव 4 PM ये आनंद भाई का जो चैनल है द पब्लिक इंडिया, ये सारे चैनल, इवन जो हमारे बोहरा भाई साहब का जो चैनल है वो भी, वो सब टाइम को हम देखते हैं और उस टाइम पे हम लेके नहीं आते हैं प्रोग्राम। हमारा एकदम अलग टाइम का प्रोग्राम का अलग टाइम है। तो ये चिंता मत कीजिए, आप ठीक कर लीजिए। केवल संडे को 5 बजे है, बाकी लोगों को भी बता दें, बाकी दिन वही 9 बजे हमारा कार्यक्रम है। हालांकि कहिएगा 10 बजे फिर जो है टकरा जाते हैं उनके साथ, आशुतोष के साथ, 9 बजे टकरा जाते हैं श्रीकाल के साथ। तो अब किसी न किसी के साथ तो टकराएंगे ना, उतने ही आवर्स है ना। तो चिंता मत कीजिए, जहां अच्छा लगे वहां देखिए। कोई जरूरी थोड़े है कि आप द नागरिक की देखें, कोई बॉन्ड भरा है क्या आपने द नागरिक की देखना है? दूसरे चैनल भी देख सकते हैं, देखिए, बल्कि दूसरे चैनल कहाँ क्या चल रहा है। और लियोनोरा फिनर्टी कह रहे हैं कि आई एम नॉट बीइंग हॉरिबल बट जस्ट वांटेड टू नो व्हाई द इंडियन डायस्पोरा don't celebrate the same festival across the globe. It just a festival that can only be celebrated in India. किसके बारे में कह रहे हैं पता नहीं। खैर, एक और हमारे साथी कह रहे हैं कि धनंजय सर, संसद चालू होने, मेरे बेटे के दोस्त आए, इतना जोर से हल्ला कर रहे हैं कि हम मेरी आवाज ही गुम कर दें। बदमाश है सब, उनको समझ में नहीं आता है कि बाप इधर बैठ के कर रहा है। कोई इज्जत नहीं है बाप की आज के जमाने में। हमारे पिताजी के सामने बैठने की हिम्मत नहीं होती थी, आवाज तो छोड़ दीजिए। अब मार्गदर्शक मंडल में जाइए। न, हमको भेजना आसान काम नहीं है, उन लोगों के भूते की बात नहीं, हम निकल लेंगे तंबू सोटा लेकर के। संसद चालू होने के 2 दिन बाद मोदी जी तो ब्रिटेन जा रहे हैं, जाने दीजिए, उनके लिए तो दुनिया ही, वो पूरी दुनिया के हैं। आप एक बात समझिए मुकेश कुमार, मोदी जी इस देश के खाली नहीं है। नॉन बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? पूरा संसार उनको देखना है, उनको वो जिन देशों के नाम नहीं सुने हैं वो भी देखना है, अवार्ड भी तो लेके आना है, उनको सम्मानित होने का अवसर तो देना है। मोदी जी को सम्मानित करने का मतलब होता है वो देश सम्मानित हो रहा है, कि देखिए 3-3 बार जो भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री हुआ, उसको हम सम्मानित कर रहे हैं, उसको पहचान लिया हमने कि नॉन बायोलॉजिकल है, इतना महान व्यक्ति है। वो चांद सूरज जिसे है ना, वैसे जैसे ध्रुव तारा है, वैसे जाकर के मोदी जी कहीं टिक जाने वाले हैं आसमान में, ये ध्यान रखिएगा। क्या पता चांद की जगह ले ले, ये भी हो सकता है। विनय भाई, ये जो कह रहा है किरण रिजिजू, वो कह रहा है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सबकी है। सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक में नहीं नजर आए मोदी जी, जैसा कि कहा भी प्रफुल्ल भाई, और विपक्ष ने कहा कि हम इन मुद्दों को उठाएंगे, इन पर चर्चा करेंगे। और उन्होंने कहा 1.5 घंटे तक मीटिंग चली, बताइए 1.5 घंटे की मीटिंग में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा जी ने उसको प्रिजाइड किया, और उसमें तमाम बातें हुई। एक महीने का ये जो है बिलों पर चर्चा हुई, क्या क्या बिल लाया जाएगा वगैरह वगैरह। और उसके बाद इस सत्र में कहा जा रहा 8 बिल पेश करेगी सरकार, और जस्टिस वर्मा पर, जो यशवंत वर्मा है, उन पर महाभियोग का मुद्दा भी वहां पे लाया जाएगा। और कहा गया कि यही एक मुद्दा है जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत हुए कि यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया जाए। यानी यशवंत वर्मा तो गए, ये तय हो गया एक तरह से मोटा मोटी। आप बताइएगा विनय भाई इस पर। और दूसरा ये कि जो किरण रिजिजू जी कह रहे हैं कि संसद चलाने का काम दोनों का है, सरकार का तो सबसे ज्यादा काम है, चूंकि आप बहुमत में हो। तो अगर प्रधानमंत्री नहीं आते हैं सर्वदलीय बैठक में, तो सर्वदलीय बैठक का मतलब क्या होता है? धन्यवाद धनंजय भाई। देखिए, अभी प्रफुल्ल भाई कह रहे थे कि नेशन और स्टेट का फर्क, तो ये जो नेशन और स्टेट का फर्क जब बात उठती है ना, तो मुझे वो फ्रांस के जो राजा जो है लुई 14वां, वो याद आते हैं। क्योंकि एक ढंग से जो नेशन का जो डिफिनीशन हुआ, तो वो फ्रांस से ही चला, कि मतलब कैसे आप जो अपने देश को बचाते हुए डिफाइन हुआ था। तो आपको याद होगा कि लुई 14वें ने कहा था कि आई एम दी स्टेट, मैं ही राष्ट्र हूं, है ना। और देखिए कि जो नेशन और स्टेट में जो फर्क जो बारीक होता है, कि नेशन जो है
उसके लिए ज्योग्राफी भी जरूरत नहीं है। वो नेशन आदमी के अंदर बसता है, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण पोलैंड है कि पोलैंड दुनिया के नक्शे, यहूदी लोग ही रहे हैं। हाँ, तो वो लोग दुनिया के नक्शे पे नहीं थे, फिर भी वो देश जीवित था। और सर ने याद दिलाया यहूदी वालों का कि इजराइल जो है वो कितने हजार साल तक दुनिया के नक्शे पे नहीं था, फिर भी वो जीवित रहा लोगों के जैन। और एक चीज आप याद करिएगा, तो जो ऐसे एब्सोल्यूट मोनार्क होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो बहुत सारा अपने अंदर जो है वो दिव्य शक्तियों का वो करते हैं कि वो बहुत महान है, उन भूतो न भविष्यति वाली बात होती है। लुई 14वें में भी देखिएगा कि उसका जो दरबार होता था वो बहुत भव्य होता था, कोई उनको छू नहीं सकता था। उनके अंदर ऐसी देवी शक्ति बताई जाती थी कि कोई भी जो दुसाध्य बीमारी है वो जो है लुई 14वां जो है वो ठीक कर सकते। अब आप मैं सिर्फ मैंने उदाहरण दे दिया, अब आप तुलना कर लीजिए कि किस शख्सियत में इस तरह की प्रवृत्ति है दिखाने की, है ना। और जो शशि थरूर साहब है, शशि थरूर साहब इस बात के बहुत बड़े उदाहरण है कि लोकतंत्र में जो कई लोग कहते हैं कि देखिए इतना पढ़ा लिखा होकर के जो है वो एक अनपढ़ जो नेता जो है वो देश चला रहा है, और एक ब्यूरोक्रेट जो इतना एमए फारसी करके और पीएचडी करके जो जी हुजूर कर रहा है। तो वो इसलिए कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इसमें ज्ञान आपकी शख्सियत नहीं निर्धारित करता, आपकी शख्सियत निर्धारित करता है कि आपकी निष्ठा देश राष्ट्र के प्रति है या नहीं, ये डिफाइन करता है आपकी शख्सियत बड़ी है या छोटी है। अब आप देख लीजिए शशि थरूर साहब का, शशि थरूर साहब का जो ज्ञान है वो ज्ञान आतंकित करने वाला ज्ञान है। उनकी जब आप किताबें पढ़ेंगे या उनकी लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपके गले से उतरेगी नहीं आसानी से बगैर डिक्शनरी के, है ना। और आप देख लीजिए, मतलब विद्वता झाड़ने वाले विद्वान है। हाँ, प्रेमचंद ने कहा है कि आपकी भाषा सरल सुगम सुबोध होनी चाहिए। नहीं प्रेमचंद ने नहीं कहा कि विद्वता झाड़ो। वो जब रचते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई एक महान साहित्यिक अनुभव रच करके आपको देना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं कि उनके पास जो कौशल है बुनने का, शब्दों का, वो अनुपम है और अद्वितीय है, आप उसके सामने नतमस्तक। और वो जो अहंकार है उनके अंदर चलता रहता है, और इसीलिए उनके मुंह से निकल जाता है कैटल क्लास। लोग जब हल्ला मचाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरा ये उद्देश्य नहीं था, है ना। और शुरू से देखिए, वो जब चुनाव लड़े थे यूएन में सेक्रेटरी जनरल का, उस समय भी किस तरह से उन्होंने मैनिपुलेट करके देश की साख को भी गिरवी रखने का काम किया था। वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये पूरा भ्रम फैलाया कि वो बस चुनाव जीतने ही वाले। उसके बाद से बाकी चीज आप देख लीजिए कि जब वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हुए फॉरेन अफेयर के, तो उन्होंने क्या किया, किस बात पे झगड़ा हुआ उनका ललित मोदी में। वो गॉसिप्स के साथ ऑफ द बीट चलती है, मेन में उतनी चली नहीं, ठीक है ना। और उसके अलावा आप सुनंदा पस्कर का मामला आपके सामने है ही, है ना। और गाहे बगाहे ये किस तरह के बयान देते हैं, है ना। तो ये सब कह के जो है वो बहुत ज्यादा शशि थरूर की बहुत महत्ता बढ़ाने की जरूरत नहीं। उनका जो कौशल है वो देखिए, जो कम्युनिकेशन में या बाकी चीजों में, ज्ञान में और जानकारी में और सूचना में अंतर होता है। तो शशि थरूर साहब जानकार आदमी हो सकते हैं पर ज्ञानी आदमी कतई नहीं हो सकते, ठीक है। और जो हमको ये जो किरण रिजिजू साहब जो बोल रहे हैं कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सब लोगों की है, ये एक बहुत चालाकी से अपनी जिम्मेदारियों से भागना और धोखा देना है। क्योंकि संसद चलाने की मूलतः जिम्मेदारी सत्ताधारी पार्टी की होती है, और इसीलिए पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर होता है, जो बाकी पार्टियों के साथ संवाद करके एक साझी जमीन तैयार करने की कोशिश करता है।
जब आप वो साझी जमीन तैयार करने की कोशिश ही नहीं करना चाहते, आप भी चाहते हैं कि संसद ना चले ताकि हमसे जो कठिन सवाल पूछे जा रहे हैं वो ना पूछे जाए, है ना। और ऐसे समय में इस तरह की बयानबाजी बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान जो है उन आतंकवादी कैंपों को दोबारा बना रहा है। चीन ये तो कह रहा है कि वो पहलगाम मामले की निंदा तो कर रहा है, लेकिन चीन के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। अमेरिका आतंकवाद की निंदा कर रहा है, पाकिस्तान की नहीं। पाकिस्तान की नहीं कर, आतंकवाद की निंदा कर रहा है, टीआरएफ की निंदा कर रहा है, लेकिन वो इसलिए कर रहा है कि जो अमेरिका का दबाव है और उसको उसके खिलाफ जो रूस, भारत और चीन का एक ऐसा गठजोड़ जो उनको संतुलित कर सकता है, वो उसका भय वो दिखा पाए अमेरिका को, इसलिए वो आपसे जो है वो सिग्नल्स दे रहा है ना। दूसरी तरफ आप देखिए कि ब्रिटेन के साथ आपका समझौता हो गया है, लेकिन ब्रिटेन का पूरा इतिहास आप देखेंगे तो ब्रिटेन अभी तक जो है इस बात को भूल नहीं पाया है कि वो जो है अब जो है ऐसा राज्य नहीं है जिसके राज्य में सूरज नहीं डूबता था, और बाकी देश उपनिवेश नहीं रह गए। उनकी ताकत बढ़ गई है, आर्थिक ताकत बढ़ गई है, उनकी सामरिक ताकत बढ़ गई है, नई दुनिया में शक्ति का संतुलन अलग हो गया है। ये बात ब्रिटेन हजम करने की स्थिति में नहीं है, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं पीछे की से काम करते रहता है। आप देखेंगे कि चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, तीनों देशों के जितने खुराफाती नेता होते हैं सबको शरण लंदन में मिलती है। चाहे वो जगजीत चौहान साहब खालिस्तान वाले हो, चाहे वो बांग्लादेश में किसका कासिम बाजार का कसाई जिनको कहा जाता था वो हो, चाहे वो आप पाकिस्तान में तमाम जितने नेता जो पाकिस्तान में जब उनकी राजनीतिक मुश्किल का दौर आता है तो पहले भाग करके दुबई जाते हैं, उसके बाद सऊदी अरब जाते हैं, उसके बाद वो लंदन जाते हैं। सब लोगों का लंदन में घर होता है। और जो राज परिवार है ब्रिटेन का, उसके तमाम गल्फ कंट्रीज के साथ समझौते हैं और तमाम जो है किंतु परंतु जोड़ घटाव वो करते रहते हैं कि ताकि वो अपनी प्रासंगिकता बनाए रखे, इसके बावजूद कि उनकी आर्थिक और सामरिक हैसियत घट गई है। तो इन सब मुश्किल स्थितियों में जब हमको ये जरूरी है कि विपक्ष के साथ संवाद करके देश को इकट्ठा करके हम ताकत के साथ अपनी बात दुनिया के सामने रखे, ऐसे समय में जब सत्ताधारी दल स्वयं ये कोशिश करेगा कि संसद ना चले ताकि वो अपने मनमाने ढंग से देश को चला पाए, तो ये जो है एक खतरनाक स्थिति है। इसके लिए जो है हमको तमाम, और शशि थरूर जैसे लोग जो है वो तो बीजेपी पाल करके रख रही है। तो इसीलिए जो है प्रफुल्ल सर ने बहुत बातें कही, सुनील सर ने भी बातें कही, तो हमको ये पहचान करनी पड़ेगी कि देश कैसे चलेगा, है ना। और जो विधि से भाजपा चलानी चाहती है कि देखिए ठीक है, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो होता है चुनाव जीत करके आता है, किसी पार्टी का होता है, पर जीत जाने के बाद उसकी जिम्मेदारी है कि वो देश का प्रधानमंत्री बने, देश का मंत्री बने और उन लोगों के भी हितों की रक्षा करे जिन्होंने उनके खिलाफ काम किया है। और ये परंपरा अपने यहाँ रही है, लोगों ने संसद की गरिमा बनाने के लिए और सरकार को देश का प्रतिनिधि बनाने के लिए काम किया है। जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लोहिया जी खड़े होते थे, बराबर हारते थे और उनको राज्यसभा में लेकर के आया जाता था। और नेहरू जी, अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम चीजों को ऑफ द रिकॉर्ड तमाम लोगों के आपस में किस तरह बात विचार होता था। पर इस समय जो धारा चल रही है वो खतरनाक है। एक तरफ बिहार में घमासान मचा करके आपने रखा है, दूसरी तरफ युद्ध का वो
चल रहा है। तो और तीसरी तरफ ये चल रहा है कि लगातार उच्च स्तरीय बैठकें हो रही है, गृह मंत्री जो है रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री संसद के समय में विदेश दौरे पे जा रहे हैं, जबकि इतने सारे कठिन सवाल देश के सामने है। तो ये दौर जो है बहुत कठिन दौर है देश का, जब देश को भरोसे में लेना चाहिए। और जो आपने वो कहा ना कि एक ही मुद्दे पे आम राय बनी कि वो जो है वर्मा साहब को हटाया, क्योंकि वर्मा साहब ने बहुत ज्यादा रायता जो है सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ भी फैला दिया है। और उनको भी पता है कि जो उनको हटाने की प्रक्रिया जो है वो बहुत कठिन है, 3/4 उसमें चाहिए, है ना। तो वो मैंने बड़ी आसानी से ठीकरा जो है विपक्ष के ऊपर वो फोड़ सकते हैं कि जो ठीकरा उनके माथे फूट रहा था उसको वो विपक्ष के माथे डालने की कोशिश कर। धनंजय भाई, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई साहब, विनय भाई और प्रफुल्ल भाई, आप तीनों का बहुत बहुत आभार। और आभार आप तमाम साथियों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये भी कोशिश करूंगा, मैं बता भी देता हूँ आप लोगों को कि ये जो अभी किया है इसको, हालांकि 1 घंटा 22 मिनट हो गया है, 1 घंटा से कम का ही वीडियो अपलोड किया जा सकता है हमारे अनुसार। तो उसको 9 बजे भी हम चला देंगे ताकि जो छूट गए हैं 9 बजे जो आते हैं वो आके देख सकें, और फिर वो समझ जाए कि संडे को हमको 5 बजे ही आना है। संडे को 5 बजे, बाकी दिन 9 बजे ही रहेगा कार्यक्रम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों का। मिलते हैं फिर हम कल सुबह 10:30 बजे।